आज की वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करूंगा। एक बार एक आइलैंड की खोज हुई और वहां पर आदिवासी लोग रहते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी नए आइलैंड की खोज होती है तो यूजुअली वहां पर ऐसे ही लोग मिलते हैं जो अभी तक दूसरे वर्ल्ड को नहीं जानते थे, जंगल में रहने वाले लोग। तो एक जूता बनाने वाली कंपनी थी, उसके ओनर को पता चला कि भाई एक नए आइलैंड की खोज हुई है, तो देखते हैं वहां पर कोई अपॉर्चुनिटी है क्या। उसने अपने 2 मैनेजर चुने और उन दोनों मैनेजर को एक टास्क दिया कि आप वहां जाइए और देखिए क्या हम अपना नया प्लांट वहां लगा सकते हैं। दोनों मैनेजर गए, 1 हफ्ते तक पूरा रूटीन इंस्पेक्शन किया, लोगों से मिले, बातचीत की और वापस लौटे। अब पहले मैनेजर ने जवाब दिया कि सर वहां पर जूता कंपनी लगाना बहुत ही बेवकूफी भरा फैसला होगा, क्योंकि वहां पर कोई जूता पहनता ही नहीं है। वो लोग तो आदिवासी हैं, जंगल में रहते हैं, पेड़ों पर चलते हैं और उन लोगों को जूते की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद बॉस ने दूसरे बंदे से पूछा कि भाई तुम्हारा क्या रिव्यू है। दूसरे बंदे ने रिस्पॉन्स दिया कि सर मेरा यह कहना है कि आप तुरंत और सबसे पहले जूता बनाने की कंपनी वहां लगा दीजिए। तो बॉस ने पूछा भाई ऐसा क्यों। उसने बोला कि सर सबसे बढ़िया बात यह है कि वहां कोई जूता ही नहीं पहनता, मतलब कि अगर हम लोगों को जूता पहनना सिखा दें तो हम बहुत ज्यादा सेल्स कर सकते हैं। अब इस स्टोरी से आपको एक बात समझ में आई होगी कि एक मैनेजर बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक सोच वाला था और दूसरा मैनेजर एक पैसिमिस्टिक सोच वाला। अगर आपको ये वर्ड समझ में नहीं आता है तो हिंदी में बता दूं, एक आशावादी और एक निराशावादी। अब इस वीडियो से और इस कहानी का क्या रिलेशन है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन ये कहानी याद रखिएगा। आज हम बात कर रहे हैं कैश के सोल्यूशन की। अब ये कैश क्या है और ये क्या आइटम आ गया, अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं कि ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और इसके इंपैक्ट्स क्या हैं, तो उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। लेकिन जब से ये कैश इंट्रोड्यूस हुआ है, अधिकतर ट्रेडर्स परेशान घूम रहे हैं और वो इसका कुछ ना कुछ समाधान चाहते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन चाहते हैं। और आज की वीडियो में मैं यही देने की कोशिश करूंगा कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो डिस्क्लेमर के बाद आप लोगों को मिलता हूं, स्क्रीन पर पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को समझाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को वापस याद दिला दूं, कोलकाता में होल्ड विद प्रियांक मीटअप हो रहा है 22 अगस्त को। जी हां, वहां पर 3 से 4 घंटे का एजुकेशनल सेशन जो है वो मैं लेने वाला हूं। हमने ऐसा ही सेशन पिछले साल दिल्ली में किया था और उसका रिस्पॉन्स आप सभी लोगों को याद होगा। अगर नहीं याद है तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जाकर जल्दी से अपना पास बुक कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, जिससे कि आप ये इवेंट मिस ना करो। तो मुझसे मिलने का भी मौका है, 1-to-1 सवाल पूछने का भी मौका है और मुझसे बहुत कुछ सीखने का भी मौका है। 22 अगस्त को मिलता हूं आप लोगों से कोलकाता में। अब समझते हैं बेसिकली कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा क्या बदलाव हो रहा है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स ही इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं बार बार कि सर ये हर रोज नया कुछ आ रहा है, इसका सामना कैसे करें। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को अगर दूं कि वो लोग ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं, तो आप देखिए पिछले 2 साल में, जी हां, जब से मैंने ये होल्ड विद प्रियांक यूट्यूब चैनल शुरू किया, लगभग उसी वक्त से 7 बड़े रेगुलेटरी चेंजेस मार्केट के अंदर हुए हैं। वो 7 रेगुलेटरी चेंजेस क्या है, पहले उस पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि हमें क्यों समाधान चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को याद होगा, अक्टूबर 2024 में एक फ्रेमवर्क अनाउंस हुआ था और सेबी ने बोला, एक डेटा रिलीज करा कि इंडियन मार्केट के अंदर रिटेलर्स बहुत ज्यादा पैसा लूज कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर तो यह हाल है कि 93% ट्रेडर्स अपना लॉस कर रहे हैं और उन्होंने बोला अब हम इस चीज को बदलेंगे और इंडियन स्टॉक मार्केट के ऑप्शन ट्रेडिंग के फ्रेमवर्क को बदलाव करके थोड़ा सा मुश्किल कर देंगे और रिटेल पार्टिसिपेंट्स की एंट्री को कम करेंगे। और उसके रिगार्डिंग नवंबर 2024 में वीकली एक्सपायरी को कम कर दिया गया या कुछ पेयर्स में खत्म कर दिया गया। अगर आप लोगों को याद हो, 2024 में 5 वर्किंग डे होते हैं, 5 वर्किंग सेशंस होते हैं, पांचों दिन एक एक एक्सपायरी हुआ करती थी और धीरे धीरे सेबी ने सिर्फ निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अलावा हर एक वीकली एक्सपायरी को खत्म कर दिया। उसके बाद जनवरी 2024 में नेक्स्ट बड़ा स्टेप लिया और बहुत सारे रिटेल एंट्री करने वाले ट्रेडर्स की तो कमर ही तोड़ दी। लोट साइज को इंक्रीज कर दिया गया इंडेक्सेस का। जहां पर लोट साइज 4 से 6 लाख का हुआ करता था,
उसको बढ़ाकर 10 से 15 लाख रुपए कर दिया, जिससे कि कम रुपए से एंट्री करके ट्रेड करना काफी मुश्किल हो गया। उसके बाद अप्रैल 2025 में एक और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आया, इंट्राडे मॉनिटरिंग 4 बार कर दी गई। पहले जो भी इंट्राडे पोजीशन होती थी उनका स्नैपशॉट, उनकी ट्रैकिंग दिन में 1 बार हुआ करती थी, अब 4 बार कर दी गई, जिससे कि ब्रोकर्स के ऊपर लगाम लग गई कि वो हाई लेवरेज या ओवर एक्सपोजर क्लाइंट्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद मई 2025 में डेल्टा एडजस्टमेंट हुआ। इसका मतलब यह था कि अगर दो ट्रेडर ने सेम टाइप की पोजीशन ली है, एक ने लो मार्जिन पर ली है, एक ने हाई मार्जिन पर ली है, तो पोजीशन का मेजरमेंट लो लेवरेज वाली पोजीशन के हिसाब से होगा। इन सारे छोटे छोटे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चेंज होने से कई सारे इंपैक्ट सारे इंटरमीडियरी के ऊपर पड़ रहे थे, चाहे वो ब्रोकर्स थे, चाहे वो एक्सचेंजेस थे, चाहे वो ट्रेडर्स थे। 2025 के अंदर 2024 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 30 से 40% तक नीचे आ गया। उसके बाद पिछले 6 महीने के अंदर जैसे ही ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, अब ये नए मार्केट्स के एडजस्टमेंट हम लोग सीख गए हैं, फरवरी 2026 के अंदर सेबी ने फिर से एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चेंज किया और कैलेंडर स्प्रेड के अंदर एक्सपायरी के दिन मार्जिन की रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया। इससे ऑप्शन सेलर्स की जैसे कमर ही टूट गई और ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रीमियम बेनिफिट करते हुए ट्रेडिंग करके पैसा बनाना थोड़ा सा और मुश्किल हो गया। लेकिन इसके बाद अभी अगस्त में 3 अगस्त से एक ऐसा चेंज आया, उस चेंज के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, जिसको हम लोगों ने देखा कैश के रूप में। जैसा मैंने आपको बताया कि कैश के ऊपर ऑलरेडी जो है मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको हल्का सा आइडिया दूं। अब 3:15 बजे के बाद जो प्राइस की क्लोजिंग और सेटलमेंट का तरीका था वो पूरी तरह से ऑक्शन बेस्ड होकर बदल गया। जो वीवेब के बेसिस पर क्लोजिंग प्राइस सेट किया जाता था वो बदलकर अब ऑक्शन बेसिस पर कर दिया गया। फर्क क्या पड़ा? पिछले एक हफ्ते में हर सेशन के अंदर मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर अनयूजुअल तरीके से बिहेव करते हुए दिखाई दी, जिससे कि ऑप्शंस बायर और ऑप्शन सेलर दोनों ही मार्केट के डायनामिक्स को समझ नहीं पाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सेबी ऐसा करना क्यों चाहती है और यहां पर कौन सा ऑब्जेक्टिव सोल्व हो रहा है? अगर ट्रेडर्स ट्रेडिंग ही नहीं कर पाएंगे या फिर उनको ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाएगा तो फिर कैसे मार्केट चलेगी? तो मैं आपको इसका सीधा सीधा लॉजिक बताता हूं। तो सेबी का जो ऑब्जेक्टिव था, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था, वो ऑब्जेक्टिव था कि मार्केट के अंदर से स्पेक्यूलेशन को कम कर दिया जाए और जो डिसिप्लिन्ड ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं वही मार्केट के अंदर रहे। सेबी का ऐसा मानना था कि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं वो आते हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या फिर किसी और फिन इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर मार्केट के अंदर लॉस कर देते हैं। इसलिए उन्होंने उनकी एंट्री को मुश्किल कर दिया और जो पहले भी लोग ट्रेडिंग कर रहे थे उनके ट्रेडिंग करने के बिहेवियर को देखकर चीजों को थोड़ा सा मुश्किल कर दिया। अब जो स्पेक्यूलेशन है, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है जब आप बहुत शॉर्ट टर्म जैसे कि इंट्राडे बेसिस पर, स्कैल्पिंग बेसिस पर ये एक्सपेक्टेशन रखते हो कि प्राइस यहां से यहां जाएगा और मैं इसका बेनिफिट उठा पाऊंगा। एक्सपायरी के दिन आप बेनिफिट लेना चाहते हो थीटा डिके का कि ये प्रीमियम लूज कर जाएगा और मैं प्रॉफिट यहां से कमा लूंगा। तो इस तरह की जो एक्सपायरी डिपेंडेंट या शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन थी उसको मार्केट्स के अंदर से लगातार कम किया गया और आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस फ्राइडे जब सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो पिछले हफ्ते के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम 50% से ज्यादा कम हो गया था। साथ ही डिसिप्लिन से मतलब यह है कि सेबी ये चाहती है कि ज्यादातर लोग इस बात पर फोकस करें कि वो इन्वेस्टिंग पर ध्यान दें, स्विंग टाइप की ट्रेडिंग ले या पोजिशनल ट्रेडिंग ले, क्योंकि स्विंग और पोजिशनल टाइप की ट्रेडिंग में कैश का उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। सो अब आते हैं उस मेन सवाल पर कि इन सारे फैसलों के बीच नए ट्रेडर्स की एंट्री मुश्किल हो गई, नए लोगों का पैसा लॉस होना शायद बच भी जाए, लेकिन उन लोगों का क्या जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं? उन लोगों का क्या जो लोग प्रोफेशनली ट्रेडिंग करते थे? उन लोगों का क्या जिनकी रोजी रोटी सिर्फ और सिर्फ इस स्टॉक मार्केट से ही चलती थी? वो लोग क्या करें? आज ये सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है और यहीं पर मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि अब आपके पास 2 ऑप्शन है, पहले वाले मैनेजर की तरह बनना या दूसरे वाले मैनेजर की तरह बनना, जो स्टोरी मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में सुनाई थी कि आपको निराशावादी बनना है या आशावादी बनना है।
तो अगर आपको निराशावादी बनना है तो आप लोग भी जाकर YouTube पर, Instagram पर या तो एक वीडियो बना सकते हैं, और या तो जिन लोगों ने वीडियो बनाई होगी उसके कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं कि ये रेगुलेटरी बॉडी सही नहीं है, ये गलत हो रहा है, ये गवर्नमेंट खराब है, ट्रेडिंग की कंडीशन को मुश्किल कर दिया गया है। और आप और जो मन में आए वो बोल सकते हैं कि कैश के बाद अब ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, ये सही नहीं हो रहा है। तो या तो आप ये निराशावादी रास्ता चुन सकते हैं, और या तो आप इस चीज को समझकर एक आशावादी तरीका निकाल सकते हैं, और वो है डाइवर्सिफिकेशन। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है, डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन तो इन्वेस्टिंग के अंदर होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में होता है। हम तो बात कर रहे थे ट्रेडर्स की, हम तो बात कर रहे थे कैश के समाधान की। जी हां, अब मैं आप लोगों के लिए एक ऑप्शन लेकर आया हूं। आप लोग कैश का समाधान डाइवर्सिफिकेशन में ढूंढ सकते हो, और डाइवर्सिफिकेशन किस चीज का होगा? ट्रेडिंग का। देखिए, मैं पिछले 9 सालों से अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर ट्रेड करते हुए आया हूं। मैंने कोविड के टाइम पर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लोअर सर्किट लगते हुए भी देखे हैं। कोविड के पोस्ट रैली के अंदर कई सारे स्टॉक्स में अपर सर्किट लगते हुए भी देखे हैं। मैंने क्रिप्टो करेंसीज के अंदर एक महीने के अंदर 50% का ड्रॉप भी देखा है, और मैंने क्रिप्टो करेंसीज के अंदर एक ही महीने के अंदर 50% का पंप भी देखा है। मैं तब भी इसी मार्केट के अंदर था जब यूएस ऑयल का फ्यूचर्स नेगेटिव ट्रेड कर गया था, और मैं तब भी इसी मार्केट में था जब 18 दिन के अंदर क्रूड ऑयल का प्राइस 70% पंप कर गया था। और अपनी देखी हुई इन सारी साइकिल्स के एक्सपीरियंस से सिर्फ आपको इतना बता सकता हूं कि ट्रेडिंग को क्विट कर देना कोई समाधान नहीं है, लेकिन जिस तरह से मार्केट अपना रूप बदलती है, हर मार्केट अपनी साइकिल बदलती है, उसी तरीके से आपको भी फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। सो निराशावादी होने से बेहतर है मार्केट्स को अडेप्ट करो। हर मार्केट की एक साइकिल आती है, शायद इंडियन स्टॉक मार्केट की ये एक ट्रांजिशनल साइकिल है। हो सकता है आज से 6 महीने बाद हम ही लोग ये बात कर रहे हो कि कैश जो आया था वो बहुत अच्छा आया था। देखिए, मुझे नहीं पता हम लोगों के विरोध से सेबी कल को कैश का जो रिफॉर्म है उसको वापस चेंज करेगा कि नहीं, रूल्स के अंदर कोई बदलाव होगा कि नहीं, लेकिन मुझे यह बात पता है कि अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको अडॉप्शन करना ही पड़ेगा इन बदलाव को। तो इस बदलाव के लिए समाधान क्या है? मेरे पास फिलहाल एक ही ऑप्शन है, एंड दैट इज मूव टू क्रिप्टो मार्केट्स। अब आप सोच रहे होंगे क्या क्रिप्टो मार्केट्स में मूव कर जाएं? तो पहले अगले 3-4 मिनट इस वीडियो को पूरा देख लो, फिर आप समझ पाओगे कि इस शब्द का मतलब क्या है। देखिए, मैं आपको सीधा सा बताऊं कि क्यों मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में आज बोल रहा हूं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पिछले महीने ही एक वीडियो बनाई है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग को आपको क्यों शुरू करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, तो डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन आज आप सोच कर देखिए। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग को चुनते हैं तो आपके पास ऑप्शंस है क्रिप्टो टोकन्स को ट्रेड करने का, आपके पास ऑप्शन है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का, आपके पास ऑप्शंस है डेली, वीकली और मंथली और क्वार्टरली एक्सपायरी में ऑप्शंस ट्रेडिंग करने का, आपके पास ऑप्शन है अब ग्लोबल फ्यूचर्स मार्केट को ट्रेड करने का। जी हां, अब मैं सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं। आज आप कमोडिटीज, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, इन सबके टोकन्स को आप ट्रेड कर सकते हो यही इंडिया में रहते हुए, बिना फॉरेक्स ट्रेडिंग करे, पूरे लीगली FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से। आप इंडिया में रहते रहते ग्लोबल स्टॉक्स के अंदर अपना एक्सपोजर बना सकते हैं, ग्लोबल इंडेक्सेस के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। आप आज यहीं इंडिया में बैठे बैठे इन्हीं क्रिप्टो टोकन्स की मदद से साउथ कोरिया के भी एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, जापान के एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, यूके के एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, और आप यूएस मार्केट्स के इंडेक्सेस में भी ट्रेड कर सकते हैं। वक्त के साथ क्रिप्टो के अंदर जैसे पहले फीस ज्यादा होती थी, अब आपकी फीस भी लगातार कम होती जा रही है, और इजी टू यूज एंड बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स हैं। यहां पर आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इस न्यूज से क्या हुआ, इस न्यूज से क्या हुआ। आप अगर थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस पर भी फोकस करेंगे तो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अब मैं आपको क्यों क्रिप्टो करेंसीज की तरफ बोल रहा था, उसके लिए देखो मैं आपको समझाता हूं। स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके इंडियन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का और क्रिप्टो के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का। जैसे आप देखो, ट्रेडिंग आवर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको फिक्स्ड ट्रेडिंग आवर्स मिलते थे, लेकिन अब उसमें सबसे बड़ी समस्या आ गई है कि 3 बजे के बाद हम लोग अपने पोजीशन को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं।
हम लोग क्रेडिट स्प्रेड ट्रेड किया करते थे, अब डर लगता है अगले दिन होल्ड करके लेके जाने में। हेज पोजीशन के पूरे दिन के प्रॉफिट सिर्फ लास्ट के 5 मिनट में खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप क्रिप्टो को 24/7 ट्रेड कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स जब आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, आपको एक्सपायरी डिपेंडेंट होना पड़ता है। यहां पर परपेचुअल फ्यूचर्स आपको मिलते हैं, एक्सपायरी की टेंशन नहीं होती। और ऑप्शंस के अंदर जहां आपको एक्सपायरी चाहिए, वहां पर डेली एक्सपायरी भी है। रेगुलेटरी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर लगातार मार्जिन बढ़ रहा है, आपको रुपए ज्यादा चाहिए होते हैं और मॉनिटरिंग कंट्रोल भी लगातार बढ़ रहे हैं। क्रिप्टो के अंदर रेगुलेटरी और टैक्स एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप अगर मेरे ही चैनल पर टैक्स की वीडियो देख लेंगे, आप उसको भी समझ लेंगे। लेकिन इन सारी बातों के साथ आपको 2-4 चीजें ध्यान भी रखनी है। क्या? क्रिप्टो के अंदर अभी लेवरेज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, बहुत ज्यादा लेवरेज आपको प्रोवाइड कराया जाता है। दूसरा चीज, क्रिप्टो मार्केट्स अभी रेगुलेटेड नहीं है, तो वो भी यहां पर एक ग्रे एरिया बना हुआ है। तो इन दोनों ही रिस्क को आपको समझ के चलना है कि जो भी चीज आप करने चलो, अगर आप ये वीडियो देखने के बाद क्रिप्टो की तरफ मूव होने का सोच भी रहे हो, तो ध्यान ये रखिएगा, मैं आपको पूरी तरह मूव होने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं एक्सप्लोर करने के लिए। और दूसरी चीज, कोई भी चीज एक्सप्लोर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लें। तो सीखो और उसके बाद क्रिप्टो को ट्राई करो। यहीं पर मैंने कोशिश भी करी है कि इन दोनों ऑप्शंस के बीच सामंजस्य कैसे बैठाया जाए। इसके लिए आप देखिए, एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहला चीज कि आपको पता है इंडियन स्टॉक मार्केट एक रेगुलेटेड मार्केट है और क्रिप्टो मार्केट्स अनरेगुलेटेड मार्केट है। इसलिए पहली ही बात यह बन जाती है कि आपके पास जो भी कैपिटल है, आप उसका 70 से 80% हिस्सा स्टॉक मार्केट में ही रखेंगे और सिर्फ 10 से 20% हिस्सा जिसको लॉस करना आप अफोर्ड कर सकते हैं किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में, उसी को आप क्रिप्टो की तरफ मूव करेंगे। दूसरा चीज, किस सेगमेंट को आपको कहां ट्राई करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ही लगे रहें। इसके अलावा अब इंडिया के अंदर ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको यूएस मार्केट के अंदर लीगली इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। आप उन प्लेटफॉर्म्स को भी एक्सप्लोर कीजिए, वहां भी डाइवर्सिफाई कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में अपना 90 से 95% आपका कैपिटल रेगुलेटेड मार्केट के अंदर ही रखना है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप इंडियन इक्विटीज के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सही वक्त है। अब 2 बार सही वक्त होने के कई सारे कारण हैं। पहला, क्रिप्टो मार्केट्स की जो मार्केट साइकिल है वो भी अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज कि आज आपके पास क्रिप्टो टोकन्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है इस तरह की ट्रेडिंग को करने के लिए। तीसरा चीज आपको यह भी ध्यान रखना है, कैश और इतने सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो इंडियन मार्केट में आए हैं, वो यूजुअली इंट्राडे ट्रेडर को टारगेट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसीलिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि इंडियन मार्केट में आप जो कर रहे थे ठीक है, लेकिन अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है एक्सप्लोर करने के लिए, और यही कैश का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन शॉर्ट टर्म में दिखाई देता है। अब से 1, 2, 3 महीने बाद अगर आपको लगता है कि कैश का जो प्रोसेस था वो समझ में आ गया है, आपको लगता है कि कैश जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहा है मार्केट्स में, और 3-4 महीने बाद जब हमारे पास एक डेटा भी होगा जिससे कि हम लोग उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना पाए, उस वक्त पे वापस आप इंडियन मार्केट में स्विच हो सकते हो। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, अपने इतने एक्सपीरियंस से फ्लेक्सिबिलिटी ही आपका सबसे बड़ा टूल है। अब यहीं पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं क्रिप्टो में, तो कोशिश यह कीजिएगा कि आप किसी ना किसी FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ ही शुरू करें। देखिए, आप लोग मुझे पहले भी सुनते आए हैं और आज भी मैं आप लोगों को वापस से बता दूं कि 2 एक्सचेंजेस के बारे में मैं कई बार आपको बात करते हुए दिखता हूं। एक CoinDCX एक्सचेंज है और एक डेल्टा एक्सचेंज है। दोनों ही इस वक्त में ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से और यूजर बेस के हिसाब से इंडिया की टॉप 2 एक्सचेंजेस में से एक है, और दोनों की दोनों FIU कॉम्प्लायंट है, इंस्टेंट विड्रॉल देती हैं, इंस्टेंट डिपॉजिट देती है, और सबसे बढ़िया बात कि इंडियन रुपीस के अंदर डिपॉजिट विड्रॉल देती है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर सपोर्ट है, कई सारे प्रोडक्ट्स आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो स्पॉट से रिलेटेड हो, चाहे वो फ्यूचर से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑप्शन से रिलेटेड हो। और इस वक्त पर तो आप लोगों को पता है कि फीस भी काफी कम चल रही है। और दोनों ही एक्सचेंजेस के अंदर अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो मैंने दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, आप अपना अकाउंट आज ही बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में जो ट्रेडिंग फीस होती है उसके ऊपर भी आपको 10 से 20% तक का
फीस ऑफ मिलेगा अगर आप ये लिंक्स यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा खुद से जाकर बनाना चाहते हैं तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट से बनाइएगा, स्कैम वेबसाइट से बचिएगा। कभी कभी लोग गलत वेबसाइट पर चले जाते हैं, बट वहां पर आपको फीस वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप इन दोनों के अलावा किसी और एक्सचेंज पर ट्रेड करना चाहते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखिएगा कि ये सारी चीजें उसके अंदर हों, ये आप ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। इन सारी बातों से मैंने आपको बस यही समझाने की कोशिश करी। पिछले एक हफ्ते में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो सिर्फ इस बात से निराश थे कि मार्केट में ऐसा हो गया कि लगता है ट्रेडिंग को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कैश ने मार्केट का माहौल ऐसा कर दिया है कि हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट किया जाए अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज सिर्फ इतना सही था कि मैं आप लोगों को कैश का एक समाधान दे पाऊं, जो कि मुझे लगा डाइवर्सिफिकेशन है। क्योंकि देखिए, मैं स्क्रीन पर भी आपको वही दिखा रहा हूं कि आपका ट्रेडिंग के अंदर जो एज होता है वो कोई एक्सपायरी नहीं होती, वो कोई क्लोजिंग प्राइस नहीं होता, वो कोई एक इंडिकेटर नहीं होता, वो एक स्ट्रेटजी नहीं होती। इसी तरह से वो एक मार्केट नहीं हो सकती। आपका एज होता है आपका डिसिप्लिन, अपना ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करने का डिसिप्लिन। और अगर आप वही ट्रेडिंग सिस्टम किसी भी मार्केट में अप्लाई करेंगे तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि आप लोग कामयाब हो सकते हैं। सो मार्केट के चेंज होने की एबिलिटी के हिसाब से अपनी एबिलिटी को भी चेंज होने जैसा बनाइए। इस डाइवर्सिफिकेशन को लुकआउट जरूर कीजिएगा। आप लोगों का क्या व्यू है कैश के ऊपर, आप लोगों का क्या व्यू है इस पूरे फ्रेमवर्क चेंज को लेकर, और आप लोगों ने क्या प्लानिंग करी थी इस वीडियो से पहले या फिर ये वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या प्लानिंग करने वाले हो, किस तरह से आप अपना डाइवर्सिफिकेशन करने वाले हो, या फिर आपने कैश का क्या सोल्यूशन निकाला है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई भी दोस्त परेशान है ये कैश क्या आ गया, हमारा तो कैश ही ले गया, तो आप लोग उसको ये वीडियो भेजना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हो सकता है उसको भी समझ में आए कि डाइवर्सिफिकेशन एंड एबिलिटी टू अडेप्ट मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोलकाता इवेंट में 22 अगस्त को तो आप लोग मुझे मिल ही रहे हैं, मुझे पता है। लिंक CoinDCX एक्सचेंज, डेल्टा एक्सचेंज और 22 अगस्त की इवेंट, तीनों का ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट के अंदर भी मैं लगा दूंगा। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।